हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट एसएसटी मॉडल पेपर के बारे में। यानी जो रीट एसएसटी का 2025 में जो एग्जाम होने वाला है, इसका हम मॉडल पेपर देखने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो ये मॉडल पेपर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस मॉडल पेपर में इतिहास के 10 क्वेश्चन, भारत एवं विश्व भूगोल के 10 क्वेश्चन और भारतीय संविधान के 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस प्रकार हम कुल 30 प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं और 30 के 30 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इतिहास के 10 क्वेश्चन। तो देखिए, इतिहास का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से पुरुष सूक्त किसका भाग है? यानी पुरुष सूक्त किसका भाग है? तो पुरुष सूक्त है ऋग्वेद का भाग। यानी पुरुष सूक्त किसका भाग है? तो ये ऋग्वेद का भाग है। और दोस्तों, आपको ध्यान में रखना होगा, पुरुष सूक्त में है जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जिसमें ब्राह्मण है जो इसमें मुख से उत्पन्न हुआ है, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघ से और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध में, यानी पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1761 में। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मारे जाने वाला मुस्लिम सेनानायक था। यानी पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, इसमें मराठों की ओर से लड़ते हुए जो मरने वाला मुस्लिम सेनानायक था, वो था इब्राहिम खान गारदी। इब्राहिम खान गारदी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी इसमें कथनों को सही कथन कौन सा है बताना है। तो देखिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। यानी जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, वो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। ये बात बिल्कुल सत्य है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में भाग ले लिया। यानी बाद में 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जनव्यापी विद्रोह के रूप में विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। हाँ, ये भी सही है। तो सही कथन बताना है तो 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षर हुआ था। यानी लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो बात करें दोस्तों लखनऊ समझौते की, तो ये हुआ था 1916 में। 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता हुआ था। इसमें कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के लिए प्रथम बार निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई। और ये कहाँ पे हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी पूना में। ये कहाँ पे हुई? पूना में हुई थी। और इसकी स्थापना करने वाले जो थे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इसकी स्थापना करने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? यानी मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन जिसमें एम एन जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे 1940 में जो अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन,
1940 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें मुसलमान ने है जो पृथक मुस्लिम राज्य के निर्माण का उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। यानी फर्स्ट सूची को सेकंड सूची के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले देखिए, अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा की थी मॉन्टेग्यू ने। अगस्त घोषणा किसने की थी? मॉन्टेग्यू ने। अगस्त प्रस्ताव पारित किया था लॉर्ड लिनलिथगो ने। देखिए, सबसे पहले अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू ने, और ये 1917 की बात है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में और लॉर्ड लिनलिथगो ने। अगस्त संकल्प, ये महात्मा गांधी ने। अगस्त संकल्प किसने पारित किया? महात्मा गांधी ने 1942 में। और प्रत्यक्ष कार्रवाई जो की थी ये मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1942 को, सॉरी 1946 को, ये मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्ष 1947 में भारत के विभाजन का कारण था। भारत के विभाजन का कारण था सांप्रदायिक शक्तियों की विजय, कांग्रेस की नीतियों की विफलता, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति। तो ये उपयुक्त सभी कारण थे 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है उसका नाम है। यानी वह वेद जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है, तो वह वेद है यजुर्वेद। यानी यजुर्वेद की जो रचना है ये गद्य और पद्य दोनों में की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, अशोक की किस स्तंभ लेख पर हाथी का अंकन किया गया है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि स्तंभ लेख से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो अशोक के किस स्तंभ लेख पर हाथी का अंकन किया गया है? तो हाथी का अंकन किया गया है संकेसा अभिलेख में। यानी जो संकेसा स्तंभ लेख है इसमें हाथी का अंकन किया गया है। दोस्तों, बात करें संकेसा स्तंभ लेख की, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर बात करें दोस्तों सारनाथ की, तो ये भी उत्तर प्रदेश में, और इस पर किसका अंकन है? तो इस पर है जो 4 सिंह के अंकन है। सारनाथ के जो स्तंभ लेख है इस पर 4 सिंह हैं। और अगला क्वेश्चन, आगे हम बात करेंगे दोस्तों भारत एवं विश्व भूगोल के 10 क्वेश्चनों के बारे में। तो आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए, भारत एवं विश्व भूगोल का पहला प्रश्न, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के जो सर्वाधिक वन है, चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी के पहाड़ियों में सर्वाधिक है जो चंदन की लकड़ी के वन पाए जाते हैं। इन वनों में बात करें तो इसके अलावा यहाँ पे सागवान, साल, सहतूत के भी वन पाए जाते हैं। सोलास कौन से वनों को कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलास कौन से वनों को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शीतोष्ण वनस्पति को या शीतोष्ण वनों को। यानी जो शीतोष्ण वन होते हैं ये शीतोष्ण वन केरल और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। केरल और तमिलनाडु और इसके अलावा कर्नाटक में भी पाए जाते हैं शीतोष्ण वनस्पति के, और इन वनों को सोलास वन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कर्नाटक में पाए जाते हैं। चंदन के सर्वाधिक कर्नाटक में पाए जाते हैं। और इसके बाद दूसरा स्थान है तमिलनाडु का। चंदन की लकड़ी जो होती है ये कठोर और सुगंधित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा भारत में घोषित हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है। यूनेस्को द्वारा कौन सा क्षेत्र घोषित हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है?
तो इसमें पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, शुंडा क्षेत्र है, लेकिन उत्तरी हिमालय ये क्षेत्र नहीं है। यूनेस्को में भारत के 4 स्थलों को हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित किया गया है, 4 स्थलों को। तो एक तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, शुंडा क्षेत्र। इसके बाद में करें तो इंडो बर्मा क्षेत्र, जो भारत का म्यांमार का क्षेत्र है, इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र यूनेस्को द्वारा हॉट स्पॉट घोषित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, भारत की जनगणना में कब प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे कम थी? प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे कम थी कौन सी जनगणना में? तो यहाँ पे हो जाएगा 1921 की जनगणना में। यानी 1921 की जो जनगणना हुई थी, इसमें प्राकृतिक वृद्धि दर सबसे कम हुई थी, यानी ये रही थी -0.31% वृद्धि हुई थी। यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए 1921 है जो इसका आंसर एकदम सही होगा। और सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी ये हुई थी 1961 से 71 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार बड़े एवं छोटे राज्यों का सही क्रम है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा, उसके बाद में छोटा, यानी घटते क्रम में बताना है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान के बाद में नंबर आता है दूसरा मध्य प्रदेश का। तो इसमें मध्य प्रदेश यानी बी ऑप्शन कट जाएगा, महाराष्ट्र है। दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के स्थान पर आता है महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे राज्यों का क्रम है। तो सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो ग्रामीण लिंगानुपात है वह है 949। 949 है ग्रामीण लिंगानुपात। और अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, यानी बाल लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात वाला जो राज्य है सबसे अधिक वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात या 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। यहाँ पर 1000 बालकों की संख्या में है बात करें तो 919 बालिकाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कौन से ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी? भारत में सर्वप्रथम जनगणना कौन से ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी 1872 में। 1872 में। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है, यानी भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें तो हो जाएगी 64.6%, यानी ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है 64.6%। और अगर पुरुष साक्षरता की बात करें, पुरुष साक्षरता की बात करें तो हो जाएगी 80.90%। पुरुष साक्षरता है 80.90% और महिला साक्षरता है 66.6%। आगे हम बात करेंगे दोस्तों 10 क्वेश्चन भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान के 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए भारतीय संविधान का पहला सवाल, मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं, यानी मंत्रिमंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री।
और यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, संसदीय सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संसदीय सचिव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए संसदीय सचिव को प्रधानमंत्री शपथ दिलाते हैं, ये बात सही है। संसदीय सचिव प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये भी बात सही है। संसदीय सचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, नहीं, संसदीय सचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, ये की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है जो इसमें सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, मंत्रीगण को उनके विभागों का आवंटन किया जाता है। मंत्रीगण को उनके विभागों का आवंटन किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, यानी अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री द्वारा ही मंत्रियों गणों को उनके विभागों का बंटवारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, संसदीय सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संसदीय सचिव का एक बार फिर से क्वेश्चन है दोस्तों, संसदीय सचिव संसद के सदस्य होते हैं, संसदीय सचिव संसद के सदस्य होते हैं, ये बात सही है। संसदीय सचिव को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ये भी सही है। संसदीय सचिव का काम मंत्रियों की सहायता करना होता है, ये भी सही है। संसदीय सचिव मंत्री परिषद का भाग होते हैं, संसदीय सचिव मंत्री परिषद का भाग नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं सुमेलित करने वालों में, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। देखिए अनुच्छेद 75(1), अनुच्छेद 75 कहता है कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यानी अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अगला देखिए अनुच्छेद 75(2), मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, यानी जो मंत्री होंगे ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करेंगे। अगला अनुच्छेद देखिए 75(3), मंत्री परिषद 75(3) में होगा, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। और अनुच्छेद 75(4) के तहत राष्ट्रपति और इसमें मंत्रियों को पद की गोपनीयता का शपथ दिलाएगा। तो इसमें पहले में हो जाएगा 4, दूसरे में हो जाएगा 3, तीसरे में हो जाएगा 2 और चौथे में हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोई भी व्यक्ति कितने समय तक बिना संसद का सदस्य रहे मंत्री पद धारण कर सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति कितने समय तक बिना संसद का सदस्य रहे मंत्री पद का धारण कर सकता है, तो वो 6 माह तक रह सकता है, यानी बिना संसद का सदस्य बने मंत्री 6 माह तक रह सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से मंत्रियों के बीच कार्य आवंटन के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं, यानी मंत्रियों के बीच कार्य आवंटन के जो नियम बनाए जाते हैं ये बनाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा ये कार्य नियम बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, यानी बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है 60 दिन, यानी अगर कोई भी सांसद बिना बताए 60 दिन तक संसद से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है लगातार 60 दिन। ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 101। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार प्रदान है, यानी अनुच्छेद
हो जाएगा अनुच्छेद 312 के अनुसार। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार प्रदान देता है। और ये जो अधिकार है ये है राज्यसभा के पास। ये किसके पास है? तो ये है राज्यसभा के पास अखिल भारतीय सेवाओं को सर्जन करने का। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संचित निधि का उल्लेख किया गया है? संचित निधि का उल्लेख किया गया है 266 में। अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा मॉडल पेपर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा मॉडल पेपर तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।